19 नवंबर को राजस्थान के जयपुर में एक इलाका है डूंगर। वहाँ एक व्यक्ति होता है, वो कमरे पे अपनी 2 बेटी और पत्नी के साथ रह रहा होता है। यूपी के फतेहपुर का रहने वाला होता है और वहाँ रह करके अपना जीवन चलाने के लिए काम कर रहा होता है। तभी उसी इलाके से 19 नवंबर को एक हनुमान सैनी नाम के व्यक्ति होते हैं, जो उस किराए के जो मकान है उसके केयर टेकर होते हैं। वो पुलिस को फोन करते हैं। वहाँ सचो उदय सिंह होते हैं, उनको बताते हैं कि सर, हमारे इस घर से पिछले 2 एक दिनों से तमाम तरीके की दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। लोग, आसपास के लोग परेशान हैं, बाहर से ताला लगा हुआ है, लिहाजा फौरन आप आइए और इसको देखिए क्या माजरा है। ये सुनकर जो एसएचओ उदय सिंह होते हैं, वो थोड़े उदास, वो थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं कि बदबू आने की जो खबर है उससे कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये सोचकर वो थोड़े परेशान होते हैं। फौरन अपनी टीम को लेकर के जयपुर के उसी इलाके में पहुंचते हैं और जो व्यक्ति फोन करता है उससे जाकर मुलाकात करते हैं। वो व्यक्ति उनको उसी घर में लेकर जाता है। पुलिस टीम के साथ आगे बढ़ती है। जब देखती है तो सामने से कमरों से ताला पड़ा हुआ था। जो सुराख जो होती है, दराज होती है, 2 लकड़ी के गेट के पटलों के बीच, उनसे झांक कर जब पुलिसकर्मी देखते हैं तो अंदर अंधेरा होता है, कुछ बहुत ज्यादा उनको नजर आता नहीं। लिहाजा फिर उसके बाद ताला तोड़ने की तैयारी की जाती है। आसपास से हथौड़ा मंगवाकर पुलिसकर्मी किसी तरीके से ताला तोड़ते हैं। जब ताला तोड़ते हैं तो सामने देखते हैं कि एक महिला है, लगभग 30 वर्षीय, और एक बेटी है लगभग 10-11 वर्षीय। वो दोनों चारपाई पर पास पास लेटी हैं। पुलिस फौरन पास पहुंचती है, जाकर देखती है तो साफ स्पष्ट नजर आ रहा था कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु अब नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले की है। उनके शव से दुर्गंध आने लगी थी, क्योंकि कमरा बंद था, अंदर हवा का आना जाना था नहीं, और मृत्यु के बाद वक्त भी काफी हो गया जिससे उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसको देखने के बाद पुलिस फौरन पास वाला जो कमरा है उसको एक शक की नजर से ताले को तोड़ने का प्रयास करती है कि कहीं इसमें तो कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। लिहाजा पुलिस उसका ताला तोड़ती है, देखती है सामने एक लगभग 8 वर्षीय एक लड़की बेटी होती है, उसका शव चारपाई पर पड़ा है। और जब घटना का खुलासा होता है तो तमाम इलाके में वहां हल्ला होता है, लोग हैरान रह जाते हैं, एकदम पूरा जो इलाका है वो दहिल जाता है। उसके बाद पुलिस फौरन अपने आला अधिकारियों को सूचित करते हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस तीनों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पोस्टमार्टम करवाती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें ये बताया गया कि उनको एक भारी चीज से चोट लगने के बाद सिंगल चोट में ही तीनों की मृत्यु हुई है। उसके बाद पुलिस अब इनके जो तीनों के परिवार का जो मुखिया था अमित यादव, लोगों से इसका नंबर लेकर इसके बारे में पता करती है कि चूंकि परिवार का मुखिया है, इससे अच्छी जानकारी और किसी से नहीं मिल सकती, लिहाजा इसका नंबर लगाया जाता है। लेकिन इसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, बंद आ रहा था। पुलिस का शक इस पर बढ़ जाता है, गहरा जाता है। पुलिस इसकी खोज करती है लेकिन इसका कोई अच्छा पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने इसका नंबर सर्विलांस पर लगवा दिया कि जैसे ही ये ऑन करेगा, किसकी लोकेशन नजर आएगी, फिर इसको पकड़ लेंगे। उसके बाद इस केस में आगे बढ़ सकेंगे, पूछताछ होगी। लिहाजा पुलिस को जो तमाम तरीके से अपनी टीम लगा रही थी, पुलिस ने टीमें गठित की इसकी गिरफ्तारी के लिए। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाई। तभी सुबह 20 नवंबर को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास इसने अपना फोन ऑन किया। फौरन सर्विलांस के जरिए पुलिस को सूचना मिल गई, मैसेज मिला कि इसका फोन ऑन है, इसकी लोकेशन ट्रेस हुई। फौरन पुलिस ने टीम उस लोकेशन को रवाना की। एक नजदीक के रेलवे स्टेशन के पास ये बैठा हुआ था, वहां पुलिस पहुंची, इसको देखा, फौरन इसे गिरफ्तार किया, पकड़ लिया। पकड़ के लाके जब अपने पुलिस स्टेशन लाए, से पूछताछ की तो उसने बड़ी आसानी से पूरा गुनाह कबूल कर लिया। और इसने हत्या की जो कहानी बताई वो वाकई हैरत अंगेज है, दर्दनाक है। दरअसल ये जो व्यक्ति है अमित यादव, यूपी के फतेहपुर का रहने वाला था। इसने कुछ साल पहले अपनी बीवी से लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था। उसके बाद दोनों का जीवन हंसमुख चल रहा था। दोनों जयपुर काम के लिए पहुंचते हैं। वहां इनकी दो बेटियां, इनकी इस दौरान इनकी 2 बेटियां हो जाती हैं। बेटी होने के बाद ये काम कर रहा होता है। तभी इस पर काम की खराबी के चलते, लोन लेने के चलते 2 लाख का कर्ज हो जाता है, कर्जा बढ़ जाता है। उससे ये लगातार टेंशन में रहता है। मियाँ बीवी के बीच जो लड़ाइयां हैं वो शुरू हो जाती हैं। गृह कलेश शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। आए दिन लोगों को इनकी लड़ाई की सूचनाएं या लड़ाई की चीखें, आवाजें बाहर पड़ोसियों को सुनने को मिलती रहती थी, लड़ते रहते थे। उसके बाद इसकी जो साली थी उसका विवाह अमित यादव ने कहीं ऐसी जगह करा दिया जो उनकी पत्नी को मंजूर नहीं था। उसके वजह से भी घर में काफी होल्ला मचता था, आए दिन लड़ाई होती थी। धीरे धीरे जो अमित है ये अपनी हिम्मत, हौसला हार चुका था। इसको जीने की तमन्ना खत्म हो रही थी। इसको अपने जीवन में सिर्फ अंधकार नजर आ रहा था। इसको लग रहा था कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, इसको समाप्त करने में ही भलाई है। इसी मकसद से उसने एक खौफनाक प्लान तैयार किया। उसने अपने तीनों बच्चों को मारने का
पहले 2 बच्चों को, जो बेटी है, पत्नी है, दोनों को मारने का प्लान बनाया और तय प्लान के मुताबिक जब पत्नी बेटी इसने एक प्लानिंग के तहत बेटी को अलग रूम में सुलाया अपने पास, बड़ी बेटी और अपनी पत्नी को एक रूम में सुला दिया। उसके बाद रात में जब बेटी सो जाती है तो चुपके से उड़ता है एक मजबूत हथौड़ा जो उसने पहले से ही इंतजाम किया था प्लानिंग के तहत, उसको लेकर के पत्नी के सिर पर पूरी ताकत से मारता है। पत्नी की एक हथौड़ा लगने के बाद भी वहीं तड़प कर मृत्यु हो जाती है। तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, तड़पती रहती है। उसके बाद चुपचाप आकर ये अपनी छोटी बेटी रिया के पास आकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो बहुत जल्दी रिया को किसी बहाने से उठाकर बाहर कपड़े दिलाने के नाम पर, घुमाने के नाम पर बाहर ले जाता है। पूरे दिन घूमता रहता है, बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है, अच्छी चीजें खिलाता है, खिलौने दिलाता है और अंदर अंदर ये सोच रहा था कि अब कहीं ना कहीं पुलिस मुझे पकड़ेगी, घटना का खुलासा होगा, पुलिस पकड़ लेगी, मैं जेल जाऊंगा, फिर मेरी छोटी बेटी का पालन पोषण कौन करेगा, इसकी देखभाल करेगा। इस डर उसको सता रहा था। पूरे दिन बेटी को लेकर घूमता रहा। बेटी ने जो चीज मांगी उसको दिलाई, जो खिलौने मांगे खिलौने दिलाए, जो कपड़े मांगे कपड़े दिलवाए, अच्छा खाना खिलाया। शाम हो गई, उसके बाद इसने फिर एक प्लान बनाया। इसने सोचा क्यों ना हो दोनों के साथ इस बेटी को भी मौत की नींद सुला दिया जाए, जिससे हमेशा के लिए इनकी जो पालन पोषण है, इनकी दिक्कत है, उससे छुटकारा मिल जाए। क्योंकि मैं अब जेल जाऊंगा तो फिर इस बेटी का पालने में दिक्कत होगी, सोच कर वो सीधा घर लौटता है। चुपचाप देर रात घर लौटकर अपने कमरे में सोने जाता है। उस कमरे का चूंकि बाहर से उसने ताला लगा दिया था, इस अपने कमरे दूसरे कमरे में पास का जो कमरा होता है, क्योंकि घर में 2 कमरे किराए पे से लिए थे, उसमें जाता है, बेटी के साथ सो जाता है। बेटी कहती है मम्मी से मिलना है, तो कहता है मम्मी बाहर गई हैं, वो रात को लेट आएंगी, आप चुपचाप मेरे पास सो जाइए। बेटी सो जाती है। बेटी को नहीं मालूम जिस पिता ने मुझे पैदा किया, जिसके कंधों पर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सुरक्षा, मेरी इज्जत, मेरी जो पूरा भविष्य इस पिता के कंधों पर है, कुछ देर के बाद यही मेरे जीवन का काल बन जाएगा, मेरे जीवन को का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, मेरी जीवन निकल जाएगा। बेटी अनहोनी से अनजान पिता के पास सुरक्षा के लिहाज, सुरक्षा की तरह पिता से चिपट कर प्यार में सो जाती है। उसके बाद जब रात गहरी होती है, उसके बाद धीरे से ये उठता है, वही हथौड़ा फिर उठाता है और ये कातिल, ये भैंसी दरिंदा, ये हैवानियत की हर हदें पार करने वाला जो अमित यादव नाम का भैंसी है, दरिंदा है, ये जिस बेटी को उसने पैदा किया, पाला पोसा, कहते हैं बाप बेटी की मोहब्बत जग जाहिर है सबसे बड़ी होती है, लेकिन सबको ये दरकिनार करते हुए, भूलते हुए, इसने अपनी बेटी के सर पर जोरदार चोट की और एक चोट में ही उस मासूम की दम निकल गई। तड़प तड़प कर उसने अपना प्राण त्याग दिया। उसके बाद ये सुबह जल्दी उठता है, उस कमरे को भी ताले से बंद करता है। उसके बाद सीधे पास के स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है। पूरे दिन बाहर घूमता है, खाना खाता है। अगले दिन सुबह अपना फोन ऑन करता है और पुलिस चूंकि पूरी मुस्तैदी से इस घटना का खुलासा करने के लिए तैयार थी, चूंकि 3 मर्डर हुए थे, पुलिस पर कहीं ना कहीं दबाव था, लोगों का दबाव था, इलेक्ट्रिक जो पॉलिटिकल दबाव है वो पुलिस पर लगातार क्रिएट हो रहा था। पुलिस ने फौरन उसकी सर्विलांस के जरिए जो मदद ली गई, उसकी जो लोकेशन निकाली, उसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया, पूरी घटना का खुलासा कर दिया। उसके बाद उसको संबंधित धाराओं में मुकदमा तरमीम करते हुए उसको जेल भेज दिया। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब हमारा किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हमें आपको जागरूक करना है, आपका जिससे आपका परिवार, ऐसी घटनाओं से आप सबक लें, आपका परिवार, आपका परिवेश, समाज, पड़ोसी सब सुरक्षित रहे, सचेत रहे, हिफाजत